अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब तरामीम पर हुकूमती अपीलों के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। आज की समाअत की ख़ास बात यह थी कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए अदालत के सामने अपने दलाइल दिए और इन दलाइल में भी मामला जो है वो सिर्फ नैब तरामीम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी इशारतन बातचीत की गई। आज इमरान खान ने सबसे पहले तो ये एतराज़ किया कि उनकी जो बयान है, उनके जो दलाइल हैं और जो मुकदमा है इसकी समाअत, इसको लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे पहले इसी मुकदमे की 1843 के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लाइव नशरियात या लाइव स्ट्रीमिंग की जाती रही, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उनके मुतल्लिक ये कहा गया कि वो गालिबन एक गैर जिम्मेदार शख्स हैं। इमरान खान ने कहा कि उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ किया और ये कहा कि मुझे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से उन्होंने कहा कि आपके इस फैसले से मुझे तकलीफ़ हुई, मैं कोई ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ। आज की समाअत की एक और अहम बात यह कि इमरान खान ने नैब तरामीम की मुखालफत की और मुखालफत पे जो जस्टिस अमीनुद्दीन हैं उन्होंने कहा कि इन तरामीम से आपको गैर ज़रूरी रिलीफ मिला है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी, जो इमरान खान के वकील हैं, उनसे यही कहा कि इन तरामीम की सूरत में इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है। उसके बावजूद इमरान खान ने इन तरामीम से जो है इनकी मुखालफत की और साथ ही बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराफ़ किया कि उनके दौर में भी चेयरमैन नैब जो है वो थर्ड एम्पायर के मातहत होता था। मामला जो है वो गुफ्तगू शुनीद में उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां पर ये गुफ्तगू होने लगी कि इमरान खान ने बताया कि नैब की तरफ से उनको किस किस्म की सूरत हाल का सामना है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूं तोशाखाना केस में। उन्होंने कहा कि मेरी 2.2 करोड़ की घड़ी जो है उसकी कीमत 3 अरब रुपए लगाई गई। इस तमाम मामले के हवाले से कुछ जब इमरान खान ऑफ ट्रैक होने लगते थे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑब्जर्वेशन भी दी गई मुतअद्दिद मरतबा कि ये मामला जो है वो जो केस है नैब तरामीम केस उससे मुतल्लिका नहीं है। इमरान खान ने मुल्की हालात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर मुझे रिलीफ मिलता है और मुल्क जो है उसको आग लग जाती है तो ये मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा हो, और जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पानी नापाक है या पाक है, पहले आप आग तो बुझाएं। जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपकी बातें मुझे भी खौफजदा कर रही हैं, हालात इतने ख़राब हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर इस मामले को हल करें। आज जो कुछ कार्रवाई हुई और ये डिसीजन जो है इसके ऊपर रिज़र्व कर लिया गया है, जजमेंट रिज़र्व कर ली गई है। इस मामले पर तो बात होगी ही, प्रोग्राम में बात इस हवाले से भी करेंगे कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तस्वीर जमा करवा दी हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की कैद के दौरान जो जिस जगह पर उन्हें कैद रखा गया है। इमरान खान, उनकी पार्टी के लोग मुतअद्दिद बार ये शिकायत करते हुए नज़र आए। इमरान खान ने जो एक इंटरव्यू दिया, मज़ामीन लिखे, मीडिया के साथ बात की, वो ये कहते थे कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है। और जो तस्वीर जारी हुई हैं आज ज़रा उनका एक जायज़ा लेंगे, आपको ये भी दिखाएंगे कि दुनिया भर के मुख्तलिफ रहनुमा किस सूरत में जेलें काटते रहे हैं, उनके डेथ सेल्स या उनके जो प्रिजन सेल्स हैं वो कैसे रहे हैं, और इसके ऊपर जो शिकवा जवाब शिकवा का सिलसिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान, उसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ आज प्रोग्राम में बात होगी। साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जुड़ी खबरें भी मौजूद हैं। इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और आज तीनों खास जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तीनों का जो बैकग्राउंड है वो वकालत से, लॉ से, स्टूडेंट ऑफ लॉ भी हैं। और पाकिस्तान का इस वक्त सियासी मंजरनामा आपको मालूम है कि अब पाकिस्तान के आइनी कानूनी मंजरनामे से भी जुड़ा हुआ है। स्टूडियोज़ में ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हाफिज़ एहसान खोकर साहब, माहिर कानून हैं, और मुझे फ़ोन लाइन के ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं। आगाज़ जो है वो शौकत बसरा साहब आपसे कर लेंगे। इमरान खान साहब, आपने सुना होगा, देखा होगा इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो आप लोग जो है वो, आपके तो बानी चेयरमैन को रिलीफ मिल सकता है इन नैब तरमीम से, आप ही मुखालफत कर रहे हैं उनकी। ईसा नकवी साहब, एक दफ़ा फिर इमरान खान ने साबित कर दिया कि इमरान खान नाम है हक का, सच्चाई का, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी देखना चाहते हैं, कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। ताकतवर के लिए, पैसे वाले के लिए जो कानून हो वो आम आदमी और गरीब के लिए वो कानून देखना चाहते हैं। आज आप देखिए कि जब आदमी जेल में होता है और 1 साल से वो जेल में है, ना हक पड़े हुए हैं, उन्हें पता था कि आज अगर मैं
नैब केसेस में जो हुकूमत अमेंडमेंट लेकर आ रही है, अगर उनको सपोर्ट करता हूँ मुझे रिलीफ मिल सकता है, मैं जेल से बाहर आ सकता हूँ। वहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान शायद वाहिद लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का जो पाकिस्तानियों की आखिरी उम्मीद है, जो नौजवानों की उम्मीद है, जो पाकिस्तान में आज भी चाहता है कि पाकिस्तान में जो ये अदालती निज़ाम है, जो पाकिस्तान में इस वक्त दोहरे निज़ाम है, वो ख़त्म होने चाहिए। नैब के कवानीन पे कहा गया, बल्कि जस्टिस नल्ला साहब ने कहा कि आपको इसके ऊपर रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने क्या कहा, मुझे अपनी ज़ात की बात नहीं करनी, मुझे रिलीफ नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से लूटा हुआ पैसा इन तरामीम के नतीजे में बाहर चला जाता है। यहाँ पर वो लूटमार करते हैं, करप्शन करते हैं, खा कोई भी हैं, और इन तरामीम के नतीजे में तो फिर और चीज़ बाकी रह ही नहीं जाएगी। पहले भी आप देख लीजिए, पनामा लीक्स हों, आपकी दुबई लीक्स हों, आपके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हों, जितने भी बाअसर लोग हैं, जितने असर रसूख वाले लोग हैं, हुकूमत यहाँ पे करते हैं, बड़े बड़े ओहदे यहाँ पे लेते हैं, पैसा हमारी आवाम का लूट कर बाहर ले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इमरान खान ने फिर साबित किया कि वो जो उन्होंने 26 साल स्ट्रगल की थी, जो अपनी जमात का नाम तहरीक इंसाफ रखा था, वो इंसाफ का बोलबाला चाहते हैं। आज फिर देखिए, और उन्होंने दूसरी बात क्या कही, उन्होंने कहा माय लॉर्ड, मैं एक वो इमरान खान हूँ जिसने 26 साल पूरी दुनिया में घुमा, लेकिन अपना सारा सरमाया पाकिस्तान लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि हमारा अदालती निज़ाम मजबूत हो, यहाँ पर चेहरे देख कर नहीं, यहाँ पर ओहदे देख कर नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चला जाना चाहिए। जो इमरान खान साहब ने चेयरमैन नैब के हवाले से बात की कि थर्ड एम्पायर के मातहत था हमारे दौर में भी, और मैं ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट तैनात करे चेयरमैन नैब को, ये ज़ाहिर है कि ये मौक़िफ़ अब है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। क्या सबक सीख लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान साहब ने? ज़ाहिर है कि इंसान सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन क्या आज आप ये महसूस करते हैं कि ये वो बात थी जो आपको शायद उस वक्त करनी चाहिए थी जब आप इक़्तिदार में थे? ईसा नकवी साहब 76 साल यहाँ पे आमरीत रही है, ये दोनों पार्टियाँ रही हैं। तहरीक इंसाफ और इमरान खान टोटल 3.5 साल रहे हैं। मैं समझता हूँ जो माजी से सीखता नहीं वो आगे बढ़ नहीं सकता, और बदकिस्मती से हमारी तारीख ये है कि हम तारीख से सबक हासिल नहीं करते। आज आप देख लीजिए कि जब हमने जैसे जावेद इकबाल को लगाया और जिस तरह उसने जो केसेस का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह केसेस को प्रोसीड नहीं किया, आज खान साहब ने ओपनली क्या कहा, वो कह सकते थे, और इवन जजेस कहते रहे कि आप मुशावरत करें, उनके साथ मिलकर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो अपराइट, और पाकिस्तान में जो एहतसाब का कानून है, जो यहाँ पर जो लोग करप्शन करते हैं उनके लिए सख्त से सख्त कवानीन बनने चाहिए। और हम क्या कहते हैं कि आए सुप्रीम कोर्ट लगा दे। अब बताइए, इससे बड़ी बात इमरान खान साहब ने आपने कहा कि सीखा क्या है, इससे आदमी और क्या बढ़कर क्या कह सकता है कि 3.5 साल में अगर आपकी बात मान लूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल जो कि खान साहब ने कहा कि वो हमारे अंडर नहीं था, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं था, जिनके अंडर कंट्रोल था हर किसी को पता है वहाँ पर किसके ऑर्डर चलते थे और कौन लेकर आता था। लेकिन आज उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब आपका बेंच बैठा है, फुल बेंच बैठा है, 5 जजेस का, लगाएं किसको लगाते हैं आप? सही। हाफिज़ एहसान खोकर साहब, ये बताइए कि अगरचे इसके ऊपर फैसला आ चुका है 4-1 से लाइव स्ट्रीमिंग ना होने का, लेकिन आज की जो अदालती कार्रवाई है, आपको नहीं लगता कि 184(3) मफाद आमा का मामला जस्टिस सतर मिनल्ला ने अपने नोट में जो नुकात उठाए हैं उनको सामने रख कर देखें, इसको लाइव स्ट्रीम होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक लाइव स्ट्रीमिंग की विंडो जो है वो ओपन की थी और उसके अंदर सारे 184(3) के केसेस जो थे, जो इम्पोर्टेंट केसेस थे, वो दिखाए गए, और उसमें ये भी एक केस शामिल था जिसकी पहली हियरिंग हुई, उसके बाद जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान साहब, उन्हें जो है मौका दिया गया कि इस प्रोसीडिंग्स को अटेंड करें। तो मेरा ये ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको लाइव स्ट्रीमिंग कर लेती तो कोई ऐसी बात जो है वो उसका हरज नहीं था। ये 184(3) है, पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, और ये है भी अपील स्टेज के ऊपर, और वो जो एप्रीहेंशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर से कहेंगे, अल्टीमेटली ही इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो डेफिनेटली जो है वो चीज़ें जो इतनी ख़ास बाहर नहीं जानी थी। लेकिन उससे हुआ ये है कि एक ऐसी चीज़ चली है कि जो एक जिस तरह कहते हैं ना कि डिस्कशन के अंदर आ गई है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। देखिए 2-3 हियरिंग्स हुई हैं, आज भी हियरिंग हो गई है, आज उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स उस केस के अंदर दिए हैं।
अगर इसको दिखा देते तो कोई ऐसा है नहीं है। लेकिन दूसरी इस तरफ मैं समझता हूँ जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अकाउंटेबिलिटी वाला मामला जो है, और उसके अंदर हमारी जितनी भी ये पॉलिटिकल क्लास है ये हमेशा डाइकॉटमी का शिकार रही है। अगर 99 से देख लें, अगर ये लॉ आया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इससे पिछले 24-25 साल से मिसयूज़ किया जाता रहा है और इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे ब्यूरोक्रेट्स क्या, पॉलिटिशियंस क्या, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी हो आप उस पर केस बनाए, और इसके अंदर इतनी ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं कि जिसको कभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये मामला इस नहज पे आ गया तो उसमें कहा गया कि इसमें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी है, इसके अंदर जो है लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जो पहली बात ये है वो ये है कि पीटीआई की जब 2013 की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने एक अपना अकाउंटेबिलिटी लॉ जो था वो केपीके के अंदर बनाया था, और फिर आपने ये देखा कि फिर वो चेयरमैन भी वापस गए, उसके अंदर ना कोई फेडरल गवर्नमेंट का इशू था, ना थर्ड एम्पायर का इशू था, ना उसके अंदर जुडिशरी का था। इन्होंने खुद ही एक चेयरमैन लगाए, उसको वापस किया, और उसकी बुनियादी रीज़न उस दौर में भी आई कि शायद केपीके की गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर सकती इस सिस्टम के अंदर। जब 2018 के अंदर आया फिर पीटीआई की गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स की, और काफ़ी ऐसी अमेंडमेंट्स थी जिसके ऊपर फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने उसको जस्टिफाई किया। अब ये है कि अब 28 के करीब अमेंडमेंट्स जो इसके अंदर आई हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क का ये इस तरह का लॉ रहना या इस तरह का कंटिन्यू रहना, और ये जो आज आपकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आएगी बुनियादी तौर पे ये 4 चीज़ों पे आएगी। एक आएगी पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी के ऊपर, दूसरा उसके अंदर आएगा कि क्या नैब जो है वो पर्सिक्यूट करता रहा है, तीसरा इस चीज़ के अंदर आएगा कि अगर इस अमेंडमेंट्स को पीटीआई ने भी अपने दौर के अंदर दी थी और अब इन्होंने भी दौर दी थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास इख्तियार है या नहीं है, और चौथा इस चीज़ के अंदर आएगा कि क्या ये जो ड्रैकोनियन प्रोविजंस है ये ट्रांसपेरेंसी ये इसके साथ इस्तेमाल होती रही है या नहीं आई है। तो इन एरियाज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी एक जजमेंट देगी। लेकिन अगर आपने इसका वे फॉरवर्ड करना है तो उसके लिए ये है कि बजाय हम अपने काम दूसरों पे छोड़ें, बेहतर ये है कि इस मुल्क के अंदर एक बैठें, तमाम इश्यूज़ पे बैठें, चाहे इलेक्शन का है, अकाउंटेबिलिटी का है, ट्रांसपेरेंसी का है, और ऐसा मैकेनिज्म बनाए जो अगले 15-20 साल से इस मुल्क में आगे लेके जाए। नहीं तो ये चीज़ें जो है इस तरह अनअटेंडेड ठीक है। हमें जो है वो हसन रज़ा पाशा साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं बढ़ूंगा जहांगीर जदून साहब की तरफ। जहांगीर जदून साहब, नैब से रिकॉर्ड भी मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 साल का। बताएं ब्रेकअप के ईयर बाय ईयर कितनी रिकवरी हुई पाकिस्तान में। जो भी जमात जब अपोजिशन में जाती है वो ये कहती है कि नैब एक काला कानून है, नैब जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और फिर वही जमात जिस वक्त इक़्तिदार में आ जाती है, हम मुस्लिम लीग नून की गुफ्तगू पहले सुनते रहे, आज वो ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं, वो इस तरामीम को कलअदम करार देने को चैलेंज कर रहे हैं। तो ये अब एक बाकायदा दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स की तरफ निशानदेही करता है। और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आपको लगता है कि ये जो नैब का नाजायज़ इस्तेमाल है सियासतदानों को तंग करने के लिए, इसको ख़त्म कर पाएगी? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नैब का जो कानून है ये खुद पार्लियामेंट की क्रिएशन है। पहले आरडीएस आया 99 में, परवेज मुशर्रफ ने लाया, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट हुई। तो इस पार्लियामेंट को किसी नहीं रोका कि नैब को खत्म कर दे टोटली। नैब को किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? चेयरमैन अपॉइंटमेंट अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों की कंसल्टेशन से होता है। जब ये अपॉइंटमेंट कर लेते हैं फिर चेयरमैन नैब जो है, आज दिन तक नैब जो है एज ए पोलिटिकल टूल ही इस्तेमाल हो रहा है। अब देखना यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पर्सनल कंसिडरेशन से ऊपर नहीं जाती। वो अभी जो आपने बात की वो बिल्कुल बात ठीक है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो कहते हैं जी नैब बड़ा खराब है। वही पार्टी जब गवर्नमेंट में आती है वो नैब को इस्तेमाल करती है दूसरे खिलाफ। अब तैयबा गुल की मिसाल ले लें, वो कितना अर्सा प्राइम मिनिस्टर हाउस में रही, वो जो चेयरमैन नैब था उसकी गुफ्तगू देखें क्या थी, ऊपर से नीचे तक वो चूमने वाली बातें आपने सुनी है। अब इस तरह का एक नैब का चेयरमैन आपने लगाया जो उसका अपना कैरेक्टर जो वो टेंटेड था, तो वो क्या अकाउंटेबिलिटी करेगा? फिर इसमें बेशुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि नैब का जो इदारा है फ्रॉम द डे फर्स्ट जो है ये पोलिटिकल विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस सियासतदान को या पोलिटिकल MNA को, MPA को, सेंटर को फंसाना हो उसके खिलाफ केस बना दो, 2-3 साल के बाद जेल में रखो, सजा दो, फिर वो माफ हो जाते हैं। नवाज शरीफ के केस में आपने देखा है प्रोसिक्यूटर नैब के आगे खुद बयान दिया जी कि हमसे गलती हो गई, ये केस बनता ही नहीं था। अब इस तरह इमरान खान के अलावा जो नैब केस बनाएगी 3-4 साल के बाद नैब आ जाएगी जी वो तो प्रोसिक्यूटर चले गए, उन्होंने गलत केस बनाया था, हम तो केस को परस्यू नहीं करना चाहते। तो ये पब्लिक एक्सचेकर जो है ये जाया कर रहे हैं इनकी तनख्वाहों पे। इस नैब को टोटली या तो क्लोज कर देना चाहिए
या एक ऐसा अदारा बनाए ट्रांसपेरेंट और जो सही मायनों में करप्शन के लिए कुछ काम करे। यहाँ पे तो जो असल लोग करप्शन करते हैं वो भी बच जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप जाली केस बनाते हैं, जब आपके इदारे की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक होती है, तो जो ओरिजिनल और सही जेन्युइन करप्शन करने वाले लोग हैं वो भी इस दबाव के अंदर बच जाते हैं, क्योंकि आपने इस इदारे को ट्रांसपेरेंट बनने नहीं दिया। खुद नैब के अंदर की जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह होती है, इतनी करप्शन है नैब के इदारे के अंदर, बहुत बड़ी करप्शन है। वहां के अंदर जो ऑफिसर लगाए जाते हैं उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर की जाती है। आप ये देखें ना, जाली डिग्री वाले लोग, कई आपको पता है डीजी नैब जो है लाहौर में जब वो लगा हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, तो हर 2 नंबर काम उससे करवाते रहे तो उसकी अपनी डिग्री जाली थी। इस तरह के लोग आप भर्ती करके अब कई ऐसे डिप्यूटेशन पे आए जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से नैब के अंदर जो है बड़े बड़े अफसर आगे लग गए जी, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो फेडरल सेक्रेटरी को बुला के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिनकी अपनी ना कोई स्किल है, ना कोई नॉलेज है, ना उनको इन्वेस्टिगेशन का तजर्बा है कोई। तो ये बड़ा ही इदारा जो है अकाउंटेबिलिटी का बदनाम हो चुका है। इसको या तो बंद कर देना चाहिए या इन ट्रू सेंस जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है अपनी पर्सनल कंस्पिरेशन से ऊपर जाके इसको ऐसा इदारा बनाए कि जो इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकली विच हंटिंग और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो कोई काम करे वो नजर नहीं आ रहा। हसन रजा पाशा साहब, जहांगीर जदून साहब तो नैब की बात की है और इदारे जो इस्तेमाल होते हैं पॉलिटिकल विच हंटिंग के लिए, लेकिन मेरे सामने इस वक्त अतर मिनल्ला साहब का नोट मौजूद है जो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग वाले मामले पर इख्तलाफी नोट दिया है, जो उनका डिसेंटिंग नोट है। उसमें तो सवाल अदालतों के ऊपर भी उठा दिया है कि वो भी कंप्लिसिट रही हैं और शायद अभी भी नज़र आती हैं। अनफाउंडेड नहीं है ये एलिगेशंस कि वो जो साबिक वज़राए आज़म हैं या सियासतदान हैं उनको हरासा किए जाने में, उनको नाजायज़ सज़ाएँ दिलवाने में शामिल जुर्म रही हैं। आज जब इमरान खान ये कहते हैं कि मैं कोई ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ, मैं गैर ज़िम्मेदार शख्स नहीं हूँ, मुझे तकलीफ़ हुई, आप मुझे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रहे, तो इस सारे मामले में जो पाकिस्तान की अदालतें हैं और पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करें। उसी को लेके चलता हूं, अदलिया के पूरे निज़ाम को, और उन्होंने अगर ये बात की है कि अदलिया जो है वो इस तरह का उसका किरदार है, तो इन्होंने अपने की बुनियाद पे ये कहा होगा। अब जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है वो शुरू से ही इतना इस तरीके से वो उसकी बुनियादें हैं कि जिन इदारों के मामला उनके पास जाते हैं, आप जरा सुने। एक इदारा है एंटी करप्शन जो तमाम सूबों में मौजूद है, उसमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है। फिर FIA का इदारा है, FIA का इदारा, उसमें उससे भी ज्यादा करप्शन होती है। उन्होंने तो आगे फ्रंट मैन रखे हुए हैं, लड़कियां भी रखी हुई हैं, मर्द भी रखे हुए हैं जो लोगों को ट्रैप करते हैं, मासूम लोगों को ट्रैप करते हैं और करोड़ों रुपए उनको वसूल करते हैं, और जो नहीं देता उसको FIA के हवाले करते हैं। फिर आ गया नैब। नैब जो है वो उसमें उससे भी ज्यादा करप्शन है जो FIA के अंदर है। और करप्शन खत्म करने के लिए से नो टू करप्शन ये स्लोगन है उनका, और से नो टू करप्शन का स्लोगन लेके जितनी करप्शन नैब ने की है इतनी मुल्क की तारीख में किसी इदारे ने नहीं की। सही। लेकिन ईसा साहब, ये बात बड़ी जरूरी है जो मैं करने जा रहा हूँ कि खान साहब को आज जरूर ख्याल आ गया और उन्होंने फरमाया, तुरंत फरमाया उन्होंने कि जनाब ये हमारे बस का नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उनकी हुकूमत के वक्त जब जस्टिस मकबूल बाबर की सरबराही में नैब का बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 से ज्यादा मरतबा ये कह चुका कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन गया है, नैब ब्लैक मेलिंग का इदारा बन गया है, नैब वो काम कर रहा है जो कि मुल्की मफाद के मुनाफी है, उस वक्त आपने क्यों नहीं उस वक्त के चेयरमैन को नोटिस दिया? क्यों नहीं उस वक्त के चेयरमैन को निकालने के लिए आर्टिकल 209 वो आज कह रहे हैं कि ये थर्ड अंपायर के मातहत थे डायरेक्टली। नहीं, थर्ड अंपायर के अगर इलेक्शन की बात करें तो कहते हैं उन्होंने मुझे दिया, अगर नैब चेयरमैन कहते हैं तो उन्होंने कहते हैं उन्होंने मुझे दिया, अगर ये कहते हैं सेक्रेटरी खजाना आपने कहा तो मुझे उन्होंने दिया,
वजीर खजाना कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, हर चीज अगर उन्होंने दी तो आपने क्या किया? आज एक बात बता दें कि आपने इंडिपेंडेंटली 4.25 साल में कौन सा फैसला किया? हम आपसे तवक्को रखते थे, क्योंकि ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना सही। आपको चेंज के नाम पे वोट मिला। हम सब ने आपको वोट दिया चेंज के नाम पे। और पाशा साहब, आपने क्या पाकिस्तान किया? के निज़ाम इंसाफ और अदालतों, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं ब्रेक से वापस आता हूँ। तो मैंने सवाल का आगाज़ यहाँ था कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है या अदालतें हैं, उनके कंप्लिसिट होने की जो बात की जस्टिस अतर मिनल्ला ने, उसके ऊपर मैं चाहता था कि आप कमेंट करें। बात वापस आते हैं, बात करते हैं। और जो तस्वीर भी आज जारी हुई हैं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की अडियाला जेल की, जो जहाँ पर उनको रखा गया है, उसकी तस्वीर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद हैं और अडियाला जेल में सलाखों के पीछे उनकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से जो बातें करती रही, हुकूमत जो इस हवाले से बातें करती रही, साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है और कैद तन्हाई में रखा गया है। इस हवाले से आज हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ तस्वीर जमा करवाई हैं और मुलाकातियों की फहरिस्त जमा कराई है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि वो तो बड़ा बेहतरीन अंदाज में जो है वो अपना वक्त गुजारें। इस वक्त आप विंडो में साथ चलते हुए देख रहे हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जिस सेल में मौजूद हैं। अब एग्जैक्टली तस्वीर देखकर इसकी पैमाइश तो नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता, लेकिन अमूमी तासुर यही है कि 6x8 का या 6x10 का ये सेल है, या हो सकता है कि 6x12 का सेल हो, जिसमें बिस्तर आप देख सकते हैं, एक सिंगल बेड मौजूद है, कुर्सी मौजूद है, एक छोटा सा कार्नस बना हुआ है जिसके ऊपर ज़रूरी अशिया कुतब मौजूद हैं, एक छोटा सा रैक मौजूद है जिसके ऊपर किताबें रखी जा सकते हैं। इसी कमरे को डिवाइड करके इसी में वॉशरूम क्रिएट किया गया है। एक कूलर जो है वो आपको रखा हुआ नज़र आ रहा है और पीछे LED या फिर LCD मौजूद है, टीवी की सहूलत है, अखबार उनको मिलता है। और फिर एक वॉकवे दिखाया गया है इन तस्वीर में, जिसमें ये कहा गया है कि इमरान खान को यहाँ पर चहलकदमी की इजाज़त है। फिर एक एक्सरसाइज मशीन दिखाई गई है जिसके मुताबिक ये दावा है कि यहाँ पर ज़ाहिर है कि वो ले जाई गई थी, वो एक्सरसाइज की सहूलत है। इस हवाले से जो गुफ्तगू की अज़मा बुखारी साहिबा ने, अब इमरान खान साहब जो हैं वो पहले सियासतदान नहीं है इस दुनिया की तारीख़ में जिनको पाबंदे सलासिल किया गया हो, जिनको जेल में रखा गया हो। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि जब तस्वीर का दौर नहीं था उससे पहले भी पाबंदे सलासिल रहे, लेकिन अगर हालिया तारीख़ में देखें तो मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब उनको कैद में रखा गया उनकी तस्वीर देख सकते हैं। सखर जेल में जब वो मौजूद थी, गर्मी के हवाले से जो सबको मालूम है कि क्या सूरत हाल थी। कराची जेल की तस्वीर आप देख रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी अस्पताल में मौजूद हैं। पाकिस्तान में सियासतदान जो हैं वो जेल में जाते हैं, जेल के बाद जो है वो कुछ अरसा टिक पाते हैं, कुछ लोग अस्पताल चले जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो कोई माफ़ी तलाफ़ी करके प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स ज़ाहिर है कि अप एंड डाउन होते हैं। कोई भी शख्स इस किस्म की सहूलतों से गुजरे वो मुल्क से बाहर भी चला जाता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ के दौर में रखा गया, ये उस वक्त की तस्वीर है और ये वो वक्त था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मरतबा अपनी पेशी के दौरान बताया, शिकवा किया कि कितने बड़े बड़े मच्छर हैं जो उनको रात को काटते हैं, बड़ी तकलीफ़ में वो वक्त गुजार रहे हैं। और फिर वो कुछ अरसे के बाद एक मुआहदा करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे। आंग सांग सूची उनके भी जेल का जो है वो एक स्केच ये आप देख सकते हैं अपने साथ। खालिदा ज़िया जो हैं उनको रखा गया हाउस अरेस्ट में, ये बांग्लादेश की आप तस्वीर देख सकते हैं। नेल्सन मंडेला जो हैं उनकी जेल की तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला मौजूद है। और आज इमरान खान की कुछ तस्वीर सामने आई हैं। इमरान खान के दौर में भी कुछ गिरफ्तारियाँ हुई थी। मरीम नवाज़ साहिबा जो इस वक्त चीफ़ मिनिस्टर पंजाब हैं, कहते हैं कि कभी के दिन बड़े और कभी। मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी जेल के हवाले से जो बात की थी, पहले मैं सुनवाना चाहता हूँ कि उन्होंने दो मुख्तलिफ क्लेम्स किए थे कि जेल में उन्हें किस किस्म की सूरत हाल का सामना था, वो भी ज़रा देख लीजिए। बसरा साहब, आपने मरीम नवाज़ साहिबा की गुफ्तगू भी सुनी और अज़मा बुखारी कहते हैं कि इमरान खान एक अय्याशी वाली पुरतअय्युश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जेल कम ससुराल ज़्यादा लगता है। सर नकवी साहब, इस सवाल का जवाब देने से पहले अज़र मिशवानी साहब हमारे भाई हैं, उनके दो भाई जो प्रोफेसर हैं, जो उस्ताद हैं, जो टीचर हैं, जिनका काम पढ़ाना है, हाँ, मदर साहब, प्रोफेसर मदर साहब और प्रोफेसर ज़हूर साहब, उनको रात का अगवा कर लिया गया है
और वो टीचर हैं कितने ख़तरनाक और दहशतगर्द हैं। भाई अगर उन्होंने कोई जुर्म किया किसी अदालत में पेश कर दें। ये है पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ, जिसके ऊपर बात करना चाहता था। आज हमें उम्मीद थी कि शायद काजी फ़ाइज़ साहब उस हवाले से भी बात करें कि माएँ बहनें बेटियाँ हैं उनको 50-50 पर्चों में डाला गया है, इसी तरह प्रोफेसरों को। तो ये तो हालात हैं। अच्छा, जहाँ तक ये बात कही तो आज तो मेरे ख्याल में हर चीज़ सामने आ गई। पहली बात तो मैं खान साहब का ही, जिसको हम दोनों भाई तीनों वकील हैं। किताबों की जो उनकी चॉइस है, जो उनकी कलेक्शन है, वो बड़ी ज़बरदस्त। हाँ, जाहिर है उनके किसी जितने लोग पकड़े गए उनके पास किताबें जो कोई पढ़ते नहीं हैं, उनके काम दूसरे हैं। अच्छा, ये खान साहब का जो आपने रूम दिखाया है, तकरीबन 20 से 22 घंटे मुलज़म के जिसको आप पकड़ते हैं उसके अंदर इसमें गुजरते हैं। इसको डेथ सेल नहीं कहते तो और क्या कहते हैं? हमें तो मुसद्दक साहब ने बताया था, अभी उस्मा बुखारी भी बता रही थी कि जी वो ससुराल है, याशी वाली जगह पे रह रहे हैं। ये कमरा है 8 बाय 10 का होगा मैक्सिमम, जिसके अंदर खान साहब शायद जाए नमाज नज़र आ रहा है। मुझे बताइए जाए नमाज कहाँ बचाएंगे वो? और दूसरी बात, बाथरूम आप देखिए, बाथरूम के ऊपर कैमरा लगा हुआ है और बाथरूम में ना कोई छत है ना कोई दरवाज़ा है, और वहीं पे कूलर जो है वो बाथरूम के साथ रखा हुआ है। ये है 5 स्टार होटल। अब मैं सिर्फ ये कहूँ, लेकिन आफरीन है खान साहब पे। आज 1 साल हो गया है, खान साहब की ना क्लच प्लेटें बैठी हैं, ना प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना वो बीमार हुए हैं, ना उन्होंने जाते महीने 2 महीने बाद कहा कि मुझे किसी अस्पताल में दाखिल कर दो या मुझे जहाज़ पे बिठाओ और भेज दो यहाँ से। यहाँ पे जितने लोग पकड़े गए उनका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लें, और खान साहब ने एक दफ़ा किससे गिला नहीं किया कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है। और दूसरी बात ये जो दिखा रहे हैं ना साथ, ये वो बैरक, हम खुद सियासी कैदी हैं। बैरक वो है जहाँ पे आप निकालते हैं और हर किसी को वहाँ पे वॉक करने का थोड़ा सा टाइम देते हैं। ये कैद तन्हाई नहीं तो और क्या है? फिर मैं कहता हूँ कोई शर्म होनी चाहिए थी जो प्रोपेगेंडा करते रहे कि खान साहब को जनाब वहाँ पर हमने 5 स्टार होटल दे दिया। अब मैं कहता हूँ, हमें तो सहाफ़ियों ने बताया था कि मरियम बीबी जब पकड़ी गई थी उनके पास तो बहुत बड़ा कमरा भी था, ड्राइंग रूम जैसा, उनके पास टेलीफोन भी था। और सबसे बढ़कर मैं कहता हूँ कि इन्हें ये कहें कि ये 1 साल तो नहीं, ये मुझे 2 महीने निकाल के दिखा दें इसी जेल के अंदर, इसी कमरे में, तो ये फौरी तौर पे इनको जनाब 100 बीमारियां लग जाएंगी, ये अस्पताल में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद ये डील करेंगे। तो अगर आपकी वापसी हुई इक़्तिदार में तो आप लोगों ने यही करना है। अच्छा, नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको गुजारिश करूँगा। अच्छा, आप ये नहीं करेंगे? ईसा नकवी साहब, अब आदमी, ये जो तारीख है ये बहुत जालिम है, किसको माफ नहीं करती। कानून और आइन के मुताबिक मुझे बताएं ना क्या करें। अभी $11 अरब की इनकी जायदादें निकल आई हैं, क्या करें हम इसलिए कहते हैं कानून का, इंसाफ का कानून बना दे, मुझे इसी के ऊपर का कानून बना दे। इसी के ऊपर आज एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ खोखर साहब, अदालत में इमरान खान और जजेस के दरमियान जो मुकालमा हुआ, आई हैव द डिटेल्स। इमरान खान ने कहा कि सर, जेल में मुझे दी गई सहूलियात का मवाजना नवाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात से करवाएं। उसके ऊपर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा कि आपकी सहूलियात तो हम चेक करवा देंगे, नवाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात कैसे चेक करवाएं? क्या नवाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात को चेक करने के लिए उनको भी जेल भेज दें? ये जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हंसते हुए रिमार्क्स दिए। उसके ऊपर इमरान खान ने कहा कि सर, जेल को एक कर्नल साहब चला रहे हैं। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कर्नल साहब नहीं होता, कर्नल होता है, आप एक कर्नल को साहब बना रहे हैं। उसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम जेल के इंतजामात को देखने के लिए खुफिया दौरा करवाएं? इमरान खान ने कहा जी बिल्कुल करवाएं। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम एक जुडिशल अफसर को भेजेंगे जो खुफिया दौरा करके जेल के इंतजामात चेक करेगा। आपने तस्वीर भी देखी हैं, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान को जो सहूलियात, जिस तरीके से हुकूमत कहती है कि वहाँ पर मटन फड़काया जा रहा है, वहाँ पर देसी मुर्गियाँ चल रही हैं, हाउ वुड यू कमेंट? खोखर साहब, आपसे 1 मिनट लेना है। जितना खाना वहाँ खान साहब खा रहे हैं अपनी जेब से खा रहे हैं। इवन हम जेल के भी तो 8 लाख का खर्चा तो लें। खोखर साहब से पूछने एक बात, तो जेल के पैसे भी नहीं जाया करवा रहे। और खोखर साहब, हमें तो वो लिस्ट निकलवा दें जिसमें डेली मियाँ साहब को 50-100 लोग मिलते थे और वहाँ पाए चलते थे, खाबे चलते थे, वो हमें दिखा दें बस। इससे ये सारी की सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो जो अंदर रहते हैं उनके मुतालिक यही रिमार्क्स हैं। जब राना सनाउल्लाह भी गए थे तो आपने देखा था कि रिमार्क्स की क्या बात आई थी। इन पॉलिटिकल लीडर्स को सीख लेना चाहिए कि ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। किसी को जेल के अंदर रखना या उसके ऊपर इस तरह की बातें करना वो बिल्कुल नामुनासिब बात है। जेल जेल है और उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं होती। और इन जो ये भी एक मामला आया कि जिसके ऊपर स्टेटमेंट्स आए कि जी बड़ा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है और वहाँ पे बहुत कुछ है, ये भी आप देख लें। और उससे पहले जो भी पॉलिटिकल लीडर्स जाते हैं ये बैरक्स होती हैं, चूँकि मैंने तो खुद इन जेल रिफॉर्म्स के लिए विजिट करके मैंने विजिट किया हुआ है।
उसके अंदर ये है कि आपका जो बी क्लास का या इस तरह का कुछ होता है, उसके अंदर ये है कि चूंकि आप उनको एक मेन बैरक्स के अंदर नहीं रखते, जेल के अंदर तो इतनी ओवर क्राउडिंग है कि ईसा आप रात को सो नहीं सकते, और वहाँ पे एक टर्म चलती है जिसे बोलते हैं खड्डा। वो खड्डा भी सुप्रीडेंट जेल की बड़ी चॉइस होती। बसरा साहब को इसका आइडिया हो, रह के आया हूँ वो उसके अंदर ये है। और ये जो है ना, ये सारा कुछ आप जाते हैं तो एक रूटीन का विजिट है कि जी बड़ी अच्छी जी सालन बड़ा अच्छा मिल रहा है जी, और ये फलानी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, और वो गुडी गुडी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमारी जेल के अंदर अभी जब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला थे तो उनके पास रिपोर्ट आई थी अडयाला जेल की कि उसके अंदर क्या होता है। हाँ, ये इसके अंदर एक होता है कि जब आप पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन या बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस होता है, आपको एक बैरक्स के अंदर जो है वो ले जाया जाता है, और बैरक्स मुख्तलिफ होती हैं। उसके अंदर जो साइड वाली होती हैं, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी आप उन्हें खाली करवा लेते हैं और उसी के अंदर आप उनको रखते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्या हमारे ये पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, इनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन या ड्यूरिंग द पॉलिटिकल डेस्टिनेशन जो है ये जेल होनी चाहिए। सही, ये हमारे लिए भी शर्म की बात है, इनके लिए कि सोचना बात है कि जो करप्शन करता है उसको पकड़ा जाना चाहिए। नहीं, मैं केसेस गलत की बात कर रहा ना, मैं बसरा साहब गलत केसेस की बात कर रहा हूँ। सही, एक दूसरे अच्छा एक सेकंड दीजिएगा। और दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि ईसा आज जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग आई थी, उसके अंदर जो असल बात मैं समझता हूँ आई हुई है, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कन्वे किया है, उन्होंने आज फिर एक डायलॉग की बात की है। उन्होंने फॉर्मर प्राइम अच्छा, डायलॉग होना चाहिए कि नहीं, इसके ऊपर होना चाहिए। लास्ट सेगमेंट सर, मैंने इस लास्ट सेगमेंट में बात करनी है, लास्ट सेगमेंट में बात करनी है। नहीं, फिक्र है एहसान साहब, आप जेल विजिट करते रहे हैं, साबिक वजीर आजम के लिए ऐसा डेथ सेल होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना इस तरह। मैं यही सवाल हसन रजा पाशा साहब से नहीं आना चाहिए। गलत है जो हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। यही सवाल हसन रजा पाशा साहब, ये अतर मिनल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है, इसका पैराग्राफ नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा। अतर मिनल्ला कहते हैं कि जब माजूल वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया और फिर इस अदालत ने उन्हें तख्ता-ए-दार तक पहुंचाया, तो वो कोई आम सज़ा याफ्ता या कैदी शख्स नहीं था, वो एक बावर्दी ताले आज़मा और रियासती जबर का शिकार शख्स था, और उस ताले आज़मा को कानूनी हैसियत भी इसी कोर्ट ने फराहम की थी। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नैब को दिए गए इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की वजह से बड़ी तकलीफ़ें उठाना पड़ी। वो भी कोई आम कैदी या सज़ा याफ्ता शख्सियात नहीं थी, क्योंकि उनकी सज़ाओं में भी किसी ख़ास मकसद के हुसूल का तासुर मौजूद है। उनके करोड़ों फॉलोवर्स थे और अवामी नुमाइंदे होने के बावजूद उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह की गई और उन्हें हकीकी वजूहात के बजाय करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुबैना इल्ज़ामात की बुनियाद पर हिरासा किया गया, वो भी गैर मुंतखब अफराद की ईमा पर। और फिर अतर मिनल्ला कहते हैं कि सितम ज़रीफ़ी इस वक्त यह है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म जो इस केस में फ़रीक हैं, जेल की सलाखों के पीछे मौजूद हैं, उनके खिलाफ मुख्तलिफ ट्रायल्स जारी हैं, कुछ में सज़ाएँ हो चुकी, जबकि कुछ को आला फोरम्स की जानिब से ख़त्म या मुअत्तल किया जा चुका है। मैं ये कंप्लीट ये करना चाहता हूँ, जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगा। दीगर साबिक मुंतखब वज़ीर आज़म की तरह इमरान खान के भी करोड़ों फॉलोवर्स हैं, जैसा कि हालिया आम इंतखाबात से वाज़ेह है। वो भी यकीनन कोई आम कैदी या सज़ा याफ्ता शख्स नहीं है। माजी की मिसालों को सामने रखते हुए एक आइनी अदालत इमरान खान के खिलाफ रियासती जबर के तासुर से सरफ नज़र नहीं कर सकती। अवामी नुमाइंदों की इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने, उन्हें हरासा किए जाने और नाजायज़ इस्तेमाल पर, नाजायज़ इल्ज़ामात पर सज़ाएँ दिए जाने के जुर्म में इस अदालत के शामिल होने का तासुर बेबुनियाद नहीं है। मैं ब्रेक पर जाऊँगा, हसन रज़ा पर आपसे जवाब लूँगा कि क्या आप समझते हैं कि इस नोट और इन गुफ्तगू की मौजूदगी में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ जो ट्रीटमेंट है वो जायज़ है, नाजायज़ है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। कम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन रज़ा पाशा साहब, ब्रेक से पहले मैंने एक बड़ा लंबा कमेंट सुनाया आपको अतर मिनल्ला साहब ने जो किया इख्तलाफी नोट में। क्या समझते हैं आप, साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो जेल की ट्रीटमेंट है, जिस तरह की है, जो तस्वीरें आपने देखी, ये दुरुस्त है? नकी साहब, जेल में जाना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी सजा है। कोई टीवी रखता है, कोई एसी रखता है, या कोई भी फैसिलिटी उसके पास है, तो वो उस चीज का मदावा नहीं कर सकती जो बाहर की दुनिया है, जो आजाद दुनिया है। मैं समझता हूँ कि किसी को रिस्ट्रेन कर देना कि आपने इस सेल में, चाहे वो महाल भी हो, तो वहां भी रहना उसके लिए मुहाल है। बट टू टॉक अबाउट डेथ सेल, जहां तक हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पे वज़ीर आज़म को लेकर जाते हैं, तो इंतहाई माजरत के साथ मैं एक बात जरूर करूंगा
कि इसमें हमारे मुल्क की अदलिया का अपराध है। अगर आप देखें कि हर ताले आजमा को एंडोज किया अदलिया ने, हर मार्शल लॉ को एंडोज किया हमारे मुल्क की आला तरीन अदलिया ने, हर मार्शल लॉ को पनपने दिया और उसको तेज किया हमारे मुल्क की अदलिया ने। अभी जब बात आती है उन पे तो फिर कहते हैं जी कि हमारा इस तरह हमारा मिलान किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। नो डाउट कि उस अदलिया में भी ऐसे जज थे जो कि दलेर थे, जिन्होंने दलेरी के साथ फैसले किए और उनका उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, फेस करना पड़े। उनको अपने जजी छोड़नी पड़ी, उनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा, उन्हें मुल्क से बाहर जाना पड़ा, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना अब तक सारे जजेस एक जैसे थे, नहीं सही, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी रही है जिन्होंने मार्शल लॉ को तक़वियत दी और आमरीत का साथ दिया। आमरीत का साथ अगर वो ना देते, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी लगता, ना बेनज़ीर भुट्टो को अज़ाइलम करना पड़ता, ना नवाज शरीफ को बाहर जाना पड़ता, और ना ही आज इमरान खान को। और एक और तो कंप्लिसिट होने वाली बात आपने कहीं ना कहीं कंप्लिसिट मौजूद होते हैं, वो है। और एक और बड़ी अहम चीज है, मैं एक और बात बता दूं कि हमारे इन सियासतदानों का भी इक्वली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि जब उन्होंने हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो डीमोरलाइज हो थी उसको तक़वियत दी, उसको ऊपर किया, सही हौसला बनाया, तो वही उसके गले पड़ी। ये तारीख है, आप तारीख देख लें। सही, तारीख देख लें तो तारीख से सबक सीखने की ज़रूरत है। मैं बसरा साहब आपके पास आखिर में आऊँगा। खोखर साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात आज फवाद चौधरी ने भी की है, अब वक्त कम रह गया वरना मैं आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाता। मुझे बताइए ये ग्रैंड डायलॉग की बात जो है, और आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये गुफ्तगू आई कि अगर इतने सूरत हाल ख़राब है तो सियासतदानों के साथ बात करें, मुज़ाकरात करें, आपके ख्याल में वे आउट यही है? और क्या आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत और वहाँ पर दिए जाने वाले रिमार्क्स के बाद कोई ग्राउंड, कोई प्लेटफॉर्म बन गया? इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि किसी भी मुल्क के अंदर, जमहूरियत के अंदर डायलॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान जैसी एक जो कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन बनी हुई है पिछले 12-14 साल से कि हम एक दूसरे के पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, उसके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये जो पिछला, और इसका असल विक्टिम कौन बन रहा है? असल विक्टिम इसका पाकिस्तान बन रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बन रही है, पाकिस्तान का गवर्नेंस सिस्टम कंप्रोमाइज़ हुआ है, पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, और मोर इम्पॉर्टेंटली इस मुल्क के अंदर जो भूख और गर्बत है वो ज़्यादा हो रही है। उसका हल इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गले में घंटी कौन बांधेगा? Who has to take the initiative? ओनस किस पे है? रिस्पांसिबिलिटी मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की। मैं अब आपको चीज़ ऐसा ये है कि इस मुल्क के अंदर अब मान लेना चाहिए, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहती तो हैं लेकिन इन्हें भी इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के अंदर पावर के 3 कॉरिडोर्स हैं। एक, पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट बजाते खुद एक पावर कॉरिडोर है। दूसरा, इस मुल्क के अंदर जो पावर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है वो आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और तीसरा, जिसके ऊपर हम बात करते हैं हर वक्त के जी हर काम के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है और इस्टेब्लिशमेंट करवाती है, ये तीनों ऐसे हैं कि जिनको अब बैठ जाना चाहिए और बैठ के इस मुल्क का एक ग्रैंड डायलॉग करें। उस डायलॉग के अंदर जो है ये देखें कि हमारी गलतियां कहाँ थी, जो मुल्क यहाँ तक पहुँचा है, इस मुल्क को हमने किस तरह रिफॉर्म करना है। और उसके अंदर सबसे पहले जो है ईगो छोड़ें, जो अपना एजेंडा है उसको वास्ट करें पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर, एक इलेक्शन पे बात करें, इकोनॉमी पे बात करें, इस मुल्क के अंदर लेजिस्लेशन गवर्नेंस पे करें। और उसकी मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट को इस मौके के लिए ऑन बोर्ड किया जा सकता है। देखिए, मेरे ख्याल में जब भी मुज़ाकरात की बात होगी और आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद सवाल होगा तो जिम्मेदारी उसके पास होगी जिसके पास इख्तियार है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास फैसला साजी का डिसीजन है, जो किसी को कैद रख सकता है और ज़मानत के बाद भी गिरफ्तार कर सकता है, वो फिर बिठा के मुज़ाकरात भी करवा सकता है। उसके लिए एनवायरनमेंट किसने बनाना है? बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फैसला क्या होगा? मुज़ाकरात होंगे, नहीं होंगे? चेयरमैन ने तो आज बानी चेयरमैन इमरान खान ने क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच के सामने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है,
इससे बढ़कर और क्या बात करते। और मैं अभी बात करूं, हसन रजा पशा साहब बात कर रहे थे, अगर पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, आइन और कानून हो, तो कोई ताले अजमा हो, कोई सियासतदान हो, मैं समझता हूँ कोई जरूरत ही नहीं कर सकता कि जब यहाँ पर अदालतें अमल कर रही होंगी, अगर किसी मुल्क में इंतखाबात चुराए जा रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर सियासी कारकुनों को निशान इबरत बनाया जा रहा है, कहीं पे जो अपने सहाफ़ी हैं उनको कत्ल किया जा रहा है, पाबंद सलासल किया जा रहा है, कहीं पे अगर जजेस गैर महफूज हैं, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद अदलिया पर है। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ काजी फायद साहब को आगे बढ़कर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए, और अगर रूल ऑफ लॉ कायम कर देंगे, मुझे बताइए ना हमारे साथ क्या हुआ है, हमारा इलेक्शन छीन लिया गया, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें, हमारे साथ क्या हुआ, हमारा बल्ले का निशान अदालतों ने छीन लिया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, आरओ का फैसला कहाँ से आया, और कोई बात होती है तो 9 मई आ जाता है। सबसे बढ़कर अगर आप यूके हाई कमीशन को ये लिखेंगे कि जी मैं इलेक्शन साफ करवाए हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ले लिया, हो गया। सो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ के लिए एक ही बात है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सही आइन पर अमल होना चाहिए, उस पे अमल कर लें, सब ठीक हो जाएगा। वक्त खत्म हो गया। शौकत जहांगीर जदून साहब, हसन रजा पाशा साहब, हाफिज एहसान खोकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुज़ाकरात वाला मामला, असल सवाल ये है कि ये जो मुज़ाकरात की घंटी है, ये बिल्ली के गले में कौन डालेगा। देखते रहें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।